नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन मंच के ऊपर। जो नेक्स्ट क्लास हुई थी, पिछले वाली क्लास, उसमें हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था। आज सीपीयू का जो दूसरा पार्ट है, मेमोरी, उसके बारे में अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपन मेमोरी के टॉपिक के ऊपर, स्मृति के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, मेमोरी कंप्यूटर में क्या रोल अदा करती है, कैसे उसका कार्य होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन सीपीयू की प्रोसेस देखते हैं, किस प्रकार से वो मेमोरी को कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले बात करें इनपुट की। आप किसी भी माध्यम से, कोई भी इनपुटिंग डिवाइस के माध्यम से इनपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने क्या किया, कोई भी इनपुट दिया। जैसे आपने इनपुट दिया ए, और वो इनपुट क्या होगा, सबसे पहले कहां जाएगा, एनकोडिंग के लिए जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आपने कीबोर्ड से ए टाइप किया तो सबसे पहले उसकी एनकोडिंग होगी, ए को 01 में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा, 01 में। मानव भाषा को मशीन भाषा में बदला जाएगा। जब मानव भाषा मशीन भाषा में बदल जाएगी, उसके बाद में एनकोडिंग का कार्य पूरा होने के बाद में इसे कहां ट्रांसफर किया जाएगा, रजिस्टर के पास। कहां ट्रांसफर किया जाएगा, रजिस्टर के पास। जो आपका ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले कहां जाएगा, रजिस्टर के पास जाएगा। और रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर आपके अनुदेश की, आपके इंस्ट्रक्शन की जांच करेगा, और जांच करने के बाद उसे ट्रांसफर करेगा कंट्रोल यूनिट के पास। कहां ट्रांसफर करेगा, कंट्रोल यूनिट के पास। और कंट्रोल यूनिट उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग का कार्य होना है उसका निर्णय करने के बाद में उसे कहां ट्रांसफर करेगी, एएलयू के पास। कंट्रोल करने के बाद वो उसे एएलयू के पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगी, जहां पर इसकी गणना का कार्य कंप्लीट किया जाएगा। अगर अर्थमेटिक गणना है तो अर्थमेटिक यूनिट करेगी, और लॉजिकल गणना है, सिंबॉलिक गणना है तो लॉजिकल यूनिट करेगी। जब ये गणना का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो ये जो डेटा है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, आउटपुट के रूप में। लेकिन इस आउटपुट के रूप में देखने से पहले ये जो डेटा है ये कहां पे सेव होता है, आपके कंप्यूटर की चालू अवस्था में जो संपूर्ण डेटा है वो आपका मेन मेमोरी में होता है। कहां होता है, मेन मेमोरी में। सीपीयू से एक भाग जुड़ा रहता है जिसे मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी कहा जाता है। रैम और रोम, आपकी रैम जो है ये अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम जो है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती है। जो आपकी रैम है दो भागों में बटी रहती है। कौन कौन से दो भाग हैं इसके मुख्य, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम मुख्य मेमोरी का भाग होती है। रैम में आपकी चालू अवस्था में जो भी डेटा है वो रैम के अंतर्गत ही स्टोर रहता है। इसके दो भाग है, एस रैम और डी रैम। जो आपका सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, इन सब में कौन सी रैम काम में ली जाती है, डी रैम काम में ली जाती है। क्यों, क्योंकि इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लास्ट वीडियो के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, डेटा को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। तो डी रैम में डेटा को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। तो जो आपकी मेन मेमोरी, आपका जो डेटा है वो कहां आएगा, मेन मेमोरी में आएगा। आपकी जो रैम है उसके ऊपर आएगा। और रैम जब तक आपका सीपीयू या कंप्यूटर चालू है तब तक डेटा को अपने पास स्टोर रखेगी, और स्टोर रखने के बाद में उसे कहां ट्रांसफर करेगी, उसे वापस आपको सीपीयू को प्रदान करेगी। और सीपीयू क्या करेगा, उसे डिकोड करके वापस 01 से आपकी मानव भाषा में बदल के आउटपुट के रूप में प्रोसेस कराता है। तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है ये सीपीयू से कनेक्ट रहती है, और इस मेन मेमोरी के बीच में एक और मेमोरी लगी रहती है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी कहा जाता है। आपकी जो कैश मेमोरी है ये कैश मेमोरी किसी भी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है सीपीयू और रैम दोनों की गति के बीच में समन्वय बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोनों की गति को मैच कराने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य इसे लगाया जाता है। ये क्या करेगी, इसका डेटा
रैम में, रैम का डेटा सीपीयू में, मतलब डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करती है रैम से सीपीयू में, सीपीयू से रैम में। इस काम में आपकी कैश मेमोरी आती है जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है, जो बहुत ज़्यादा स्पीडली डेटा को इधर से उधर ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। इसमें सबसे पहली आपकी कैश मेमोरी आती है L1 कैश, दूसरी आती है L2 कैश और तीसरी आती है L3 कैश। इसे लेवल 1, इसे लेवल 2 और इसे लेवल 3 के नाम से जाना जाता है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ये आपकी जो होती है लेवल 1 जो आपकी मेमोरी है, ये कैश मेमोरी की सबसे प्रमुख मेमोरी मानी जाती है L1 कैश। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल कैश होती है, इंटरनल कैश होती है, ये एक्सटर्नल कैश होती है। और ये L3 जो है आपकी डायरेक्ट एक्सेस कैश होती है। जो भी आपका डेटा है कैश मेमोरी वो इन्हीं तीनों भागों से होता हुआ गुजरता है। तो इस प्रकार से आपकी जो रैम है, मेन मेमोरी है, वो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करती है एक भाग से दूसरे भाग में। इसके अलावा रैम के बाद जब कोई परमानेंट डेटा सेव किया जाता है तो वो सेव किया जाता है आपकी स्टोरेज में, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। कौन सी मेमोरी कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जिसे आप सेकेंडरी मेमोरी के रूप में डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस के नाम से जानते हैं। इसमें आपके मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और फ्लैक्स डिस्क जो होती हैं आपकी, कौन सी फ्लैक्स डिस्क में आपके पेन ड्राइव, माइक्रो कार्ड वगैरह जो आते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? स्टोरेज में। तो स्टोरेज में तो आपके परमानेंट मेमोरी आती है, जबकि मेन मेमोरी में आपकी अस्थायी मेमोरी आती है। और जो ये आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या करता है? ये कंप्यूटर को चालू करने वाले प्रोग्राम को स्टोर रखता है। जब भी कंप्यूटर चालू होता है तो वो जो प्रोग्राम होगा वो हमेशा रोम में होगा। किस में होगा? रोम में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर को चालू करने वाले प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में होते हैं? मेन मेमोरी में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? रोम में होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मेमोरी क्या करती है? कार्य करती है। इस प्रकार से डेटा का आदान प्रदान करती है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, चलो वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम है, क्या होगा भाई? टिपिकल एक्रोनिम रीयूजेबल। यहां एक वर्ड दिया है आपको रीयूजेबल, क्या वर्ड दिया है? रीयूजेबल। आपका जो ये रीयूजेबल वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया? जिसे दोबारा काम में लिया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिकल डिस्क होती है, जो आपकी सीडी होती है, क्या आप उसे दोबारा राइट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी ऑप्टिकल डिस्क आती हैं जिनको दोबारा से लिखा जा सकता है, उन्हें रीयूजेबल ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम कौन सा होगा? सीडी होगी, CDRW होगी, डीवीडी होगी, रोम होगी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। CDRD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, जिसे दोबारा लिखा जा सके। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो आपका जो आपसे पूछा है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल डिस्क, तो आपके सामने एक दिखाई दे रहा है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो रीराइटेबल जो होगी जिसे मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा बी, CDRW रीराइटेबल डिस्क जो होती है आपकी, वो क्या होती है? दोबारा उपयोग में ली जाने वाली ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसे ऑप्टिकल क्यों बोला जाता है भाई? ऑप्टिकल डिस्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑप्टिकल में क्या होता है? लेजर किरणों की सहायता से डेटा को पढ़ा और लिखा जाता है। इसमें 50 मेगावाट की स्पीड से कोई लेजर किरणें डाली जाती है, और जब ये 50 मेगावाट की लेजर किरणें डाली जाएंगी तो एक छोटा भाग बनाएंगी जिसे पिट कहा जाता है, जिससे डेटा स्टोर होता है। और आपकी जो सीडी होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर होती है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आपकी सीडी में
एक इस प्रकार से बनी हुई संरचना होती है जिसे ट्रैक और सेक्टर कहा जाता है। कभी भी सीडी को धूप में चमका के देखना, इस प्रकार की स्टोरेज मिलेगी, इस प्रकार की आकृति मिलेगी जिसे ट्रैक और सेक्टर कहा जाता है। इस राउंड सर्किल को ट्रैक और बटे हुए भाग को सेक्टर क्या कहा जाता है? ट्रैक और सेक्टर। ये ट्रैक और सेक्टर क्या होते हैं? गोलाई में होते हैं। जब इनको सीधा किया जाता है तो इनकी लंबाई आती है वो 5 किलोमीटर आती है। क्या आती है? 5 किलोमीटर। तो जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है वो रीराइटेबल कब होगी? जब डेटा भरा गया है इसे वापस मिटा के दोबारा लिखा जा सके। तो वो ऐसी डिस्क कौन सी होगी? आपकी रीयूजेबल ऑप्टिकल डिस्क होगी, जिसमें लेजर किरणों की सहायता से ही डेटा को लिखा जाता है, लेजर किरणों की सहायता से ही डेटा को पढ़ा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजली बंद कर दी जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, या डाटा नहीं होता, ये डेटा होता है, डेटा रखती है। मतलब यहां पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर आपका डेटा रखती है? कौन सी मेमोरी रखती है भाई? ओक्स, ये यहां पे गलत दे दिया गया है। यहां पे आपका आएगा वोलेटाइल। पहला आता है वोलेटाइल स्टोरेज, दूसरा आता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, तीसरा आता है सीक्वेंशियल स्टोरेज, चौथा आता है डायरेक्ट स्टोरेज। तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी आपका डेटा कौन सी मेमोरी में सेव रहता है? वोलेटाइल डिस्क में रहता है। वोलेटाइल यानी क्षणिक मेमोरी। जो आपका कंप्यूटर चालू है उस कंडीशन में तो डेटा रहेगा, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा आपका डेटा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसी मेमोरी में रहता है? नहीं रहता। नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी रह सकता है, मिटता नहीं है, अपने आप इरेज नहीं होता, उस मेमोरी में रहता है। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज। सीक्वेंशियल मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा कंटिन्यूअस रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे पहले 1 नंबर डेटा ग्रहण किया गया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। इस प्रकार से सीक्वेंस में अगर कोई डेटा ग्रहण किया जाता है तो उसे सीक्वेंशियल स्टोरेज कहा जाता है। इसमें कौन सी आती है? केवल एक ही मेमोरी आती है, आपकी चुंबकीय टेप। कौन सी आती है? चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप के द्वारा क्या होता है? आपका सीक्वेंशियल एक्सेस दिया जाता है। चुंबकीय टेप में आपका सीक्वेंशियल एक्सेस प्राप्त होता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस आपको सिग्नल मिलते हैं। डेटा कंटिन्यूअस रूप में स्टोर होता है। पहले 1 नंबर पढ़ा जाएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। इस प्रकार से डेटा को रीड किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट स्टोरेज, जिसमें डायरेक्ट स्टोरेज मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा ऑटोमेटिक जिस भी डेटा की आवश्यकता है उसी डेटा को सेव करे। जैसे 2 नंबर डेटा की आवश्यकता है, 2 नंबर उठा लिया, 5 नंबर की आवश्यकता है, 5 नंबर उठा लिया। यानी रैंडमली किसी भी डेटा को उठा लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, डायरेक्ट एक्सेस के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आपको एक नाम दिया है डायरेक्ट स्टोरेज। और मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया कि जो स्टोरेज होती है मेमोरी से अलग होती है। मेमोरी में आपकी रैम और रोम आती है, और स्टोरेज में आपकी मैग्नेटिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि आती हैं। तो जो आपका डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा? डायरेक्ट स्टोरेज में स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? आपकी हार्ड डिस्क में, HDD में स्टोर होगा। डायरेक्ट स्टोरेज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली बंद होने के बाद भी आपका जो डेटा है वो डायरेक्ट स्टोरेज में स्टोर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर डेटा गैदर करता है, इसका अर्थ है कि वो यूजर को डेटा प्रेजेंट कर रहा है, इनपुट कर रहा है, आउटपुट कर रहा है, स्टोर कर रहा है। यहां पे एक वर्ड दिया है आपको, डेटा गैदर करना। डेटा गैदर करना, गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा करना है। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर डेटा इकट्ठा करता है, इसका अर्थ है कि वह यूजर को डेटा प्रेजेंट करने की अनुमति दे रहा है, इनपुट करने की अनुमति दे रहा है, आउटपुट करने की अनुमति दे रहा है, स्टोर करने की अनुमति दे रहा है।
तो डेटा गैदर करना मतलब डेटा को स्टोर करना, तो राइट आंसर क्या होगा? स्टोरेज। तो डेटा गैदर करना मतलब स्टोर करना, डेटा को अपने पास रखना। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को अपने पास अपनी स्टोरेज यूनिट में सेव करता है, इस कारण उसे स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो डेटा गैदर होगा, डेटा जो स्टोर होगा वो किस में होगा? आपकी हार्ड डिस्क में होगा। किस में होगा? हार्ड डिस्क में आपका डेटा स्टोर होगा। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी, उसमें आपका डेटा स्टोर होगा। तो राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। मतलब ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम में आती है और जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी डेटा रखती है, और जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी उसका डेटा सेव रखती है। मतलब ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है, वो कौन सी मेमोरी में सेव होते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन मिलता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम और रोम। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये क्या होता है? एनआईसी कार्ड क्या होता है? ये आपका इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला कार्ड है। इंटरनेट चलाने के लिए जिस कार्ड की आवश्यकता होती है उसे एनआईसी कार्ड कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। दूसरा आता है सीपीयू। तो क्या सीपीयू में आपके कंप्यूटर को ऑन करने वाले प्रोग्राम होते हैं? नहीं, कंप्यूटर को ऑन करने वाले प्रोग्राम कहाँ होते हैं? अभी आपको बताया था मेन मेमोरी में। कहाँ होते हैं? मेन मेमोरी में। तो ये दोनों तो मेन मेमोरी है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया यहाँ से? ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। आपका दो ऑप्शन बचता है, रैम और रोम। और यहाँ पे एक शब्द दिया है आपको, पावर बंद करने पर भी इरेज नहीं होता। पावर बंद करने पर भी इरेज नहीं होता है। तो पावर बंद करने पर भी कौन सी मेमोरी से डेटा इरेज नहीं होता? रोम से नहीं होता, क्योंकि रोम में आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम स्थित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होगी? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया, हार्ड डिस्क से जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पहला कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन, अपलोड। तो जो आपका इंस्टॉलेशन जो ऑप्शन है ये इसमें राइट होगा। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क से अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी के अंदर लोड कर रहे हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इन्वॉल्व कर रहे हो या सेव कर रहे हो तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। और अपलोड मतलब हार्ड डिस्क से आप इंटरनेट पे कोई डेटा डाल रहे हो तो उसे अपलोड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपलोड। तो डाउनलोड इंटरनेट से कुछ लेना, अपलोड इंटरनेट को कुछ देना, और इंस्टॉलेशन हार्ड डिस्क से आपका सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्टॉलेशन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंस्टॉलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को दर्शाता है? मतलब आपका कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को दर्शाता है? रैम को दर्शाता है, डीएसएल को दर्शाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये किसके लिए काम में ली जाती है? इंटरनेट के लिए। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको पता है तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है वो किसके लिए काम में ली जाती है? इंटरनेट के लिए। यूएसबी क्या है? यूएसबी जो आपकी यूएसबी डिस्क होती है या आपकी पेन ड्राइव वगैरह जो भी होती हैं वो क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस होती है जो डेटा को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। लेन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? इंटरनेट का एक प्रकार है। तो मेमोरी ये भी नहीं है, ये भी मेमोरी नहीं है, डीएसएल भी मेमोरी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बचता है ए, रैम। जैसा कि आपको पता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी है। जब आपका कंप्यूटर चालू रहता है तब तक आपके डेटा कहाँ रहते हैं? रैम में स्टोर रहते हैं, मेन मेमोरी में स्टोर रहते हैं। और जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑफ किया रैम से सारे डेटा क्या हो जाते हैं? इरेज हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। मतलब
आप कंप्यूटर पे किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं तो वो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, तो जैसा कि अभी बताया है आपकी जो रैम है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, करंट पोजीशन में चालू अवस्था में क्या करती है, डेटा को अपने पास रखती है, डेटा को अपने पास स्टोर रखती है। तो इस प्रक्रिया में सबसे सहायक कौन होती है, रैम। चालू अवस्था में डेटा को स्टोर करने का कार्य कौन करती है, रैम। तो आपका पहला ही ऑप्शन है रैम, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या करती है, कंप्यूटर को चालू करने वाले प्रोग्राम रखती है और इसमें से कभी भी प्रोग्राम डिलीट नहीं होते हैं। आपकी जो रोम है वो अलग अलग भागों में बटी रहती है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसे बनाते समय ही प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं और उसमें कोई त्रुटि होने पर सुधार नहीं किया जा सकता, ऐसी मेमोरी को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें बनाते समय ही प्रोग्राम डाले जाते हैं लेकिन कोई त्रुटि होने पर इन्हें लेजर किरणों के सामने या पराबैंगनी किरणों के सामने जब रखा जाता है तो डेटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है और त्रुटि को सही किया जा सकता है। ऐसी मेमोरी को क्या कहा जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। लास्ट आता है आपका ईईपी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ एक शब्द लिखा है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली मतलब विद्युत किरणों की सहायता से जिस मेमोरी में डेटा को लिखा भी जा सके और दोबारा मिटाया भी जा सके, ऐसी मेमोरी को ईईपी रोम के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो आपकी रोम है ये हमेशा कंप्यूटर को चालू करने वाले प्रोग्राम रखती है, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग यूनिट है और फ्लैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी आपकी सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी इसमें हो नहीं सकती क्योंकि अस्थायी वर्ड लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अस्थायी, यानी जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक डेटा रहता है और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। किसमें होता है, रैम में। तो राइट आंसर क्या होगा, रैम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि डेटा यहां पे आपसे पूछा है कि कौन सी, यहां पे ये क्या है, कौन सी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है। मतलब आप किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और उस एप्लीकेशन के यूज के लिए आपको ऐसी मेमोरी की आवश्यकता है जिसको बार बार डेटा को हस्तांतरण करने की क्षमता हो। मतलब आपको एक ऐसी मेमोरी की आवश्यकता है जिसमें डेटा हाई स्पीडली ट्रांसमिट किए जा सके। अगर आपने मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया है तो मैग्नेटिक टेप क्या आपको बताया था, सीक्वेंशियल है। क्या है, सीक्वेंशियल है। तो मैग्नेटिक टेप का अगर आपने उस एप्लीकेशन में प्रयोग किया है तो डेटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको 5 नंबर के डेटा की आवश्यकता है, 5 नंबर के डेटा की, तो आपको 1 से 4 तक, 1 2 3 4 तक गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में 5वें डेटा को ग्रहण कर सकते हो। तो आप इसके लिए क्या है, प्रैक्टिकल रूप से यूज में नहीं आ सकती, उस एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकती। तो ऐसी मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसे रिकॉल किया जा सके, जिसे दोबारा से बार बार डेटा लिया जा सके। तो कौन सी होगी, रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, फ्रेजाइल और आसानी से इमेज्ड मेमोरी, कौन सी होगी इसमें भाई। तो आपको जैसे पता है सीक्वेंशियल क्या है, आपकी मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गई। रीड ओनली मेमोरी कौन हो गया, रोम। रीड ओनली मेमोरी कौन हो गया, रोम। तो ये भी आंसर नहीं होगा। फ्रेजाइल और आसानी से इमेज्ड, ये भी नहीं की जा सकती क्योंकि इस प्रकार की कोई मेमोरी नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रैंडम एक्सेस मीडिया। रैंडम एक्सेस मीडिया मतलब रैम, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कौन, किसी भी एप्लीकेशन के यूज के लिए अगर बार बार रिकॉल करना है तो उसके लिए कौन सी मेमोरी काम में आएगी, रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी काम में आएगी। तो राइट आंसर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? नंबर 1 4 प्रकार की, नंबर 2 8 प्रकार की, नंबर 3 1 प्रकार की, नंबर 4 2 प्रकार की। तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर में केवल 2 ही प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की मेमोरी आपके कंप्यूटर में पाई जाती है। तो आपको ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया है 2 प्रकार की, तो राइट आंसर क्या होगा? डी, 2 प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में पाई जाती है। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज मतलब जिसमें डेटा सेव किया जा सके, जिसमें डेटा अधिक समय तक, लंबे समय तक रखा जा सके, बार बार उपयोग में लिया जा सके। स्टोरेज, स्टोरेज में क्या आता है आपका? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो आपसे पूछा है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, पहला ऑप्शन है ALU है, कंट्रोल यूनिट है, रैम है, माउस है। तो आपको जैसे पता है कि जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसमें आपकी सेकेंडरी डिवाइस मुख्य रूप से आती है, लेकिन प्राइमरी रूप से भी स्टोर किया जाता है। किसमें? रैम में और रोम में। रैम में और रोम प्राइमरी स्टोरेज के रूप में काम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी स्टोरेज आंसर नहीं मिला है, कोई भी ऑप्शन सेकेंडरी स्टोरेज का नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि अपन को सेकेंडरी स्टोरेज तो नहीं मिला लेकिन प्राइमरी स्टोरेज तो मिला है। तो प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है इसमें? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका प्राइमरी स्टोरेज हो गया। रैम क्या हो गया इसका? प्राइमरी स्टोरेज। तो स्टोरेज के रूप में किसे काम में लिया गया? ALU क्या है? गणना यूनिट है, CU क्या है? कंट्रोल यूनिट है, रैम क्या है? स्टोरेज यूनिट है, माउस क्या है? इनपुट यूनिट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये डेटा है भाई, यहाँ पे डेटा एवं प्रोग्राम को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा को रखा जाता है उस डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मिलता है प्रोसेसर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन मिलता है मेमोरी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है, चौथा ऑप्शन मिलता है आपको हार्डवेयर कहा जाता है। तो आपको 2 नाम दिए हैं, डेटा एवं प्रोग्राम को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी में रखते हो क्या? प्रोसेसर में रखते हो क्या? सॉफ्टवेयर में रखते हो क्या? हार्डवेयर में रखते हो क्या? तो किस में रखते हो आप? तो आपके जो भी प्रोग्राम है सारे कहाँ जाते हैं? मेमोरी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मेमोरी में। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? मेमोरी। तो कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य, यहाँ फिर से वही चीज आई है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? मेन में आपका आता है रैम और क्या आता है? रोम। 2 प्रकार की मुख्य मेमोरी पाई जाती है, रैम और रोम के रूप में। और 2 प्रकार की आपकी सेकेंडरी होती है, डायरेक्ट और सीक्वेंशियल। डायरेक्ट और सीक्वेंशियल। डायरेक्ट में कौन सी होती है? जो कहीं से भी डेटा उठा ले। सीक्वेंशियल कौन सी होती है? जिसमें 1 2 3 कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा दिया जाता है, तो कौन सी होती है? सीक्वेंशियल। तो आपसे वही पूछा है मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी रैम, भीतरी मेमोरी, बाह्य मेमोरी 1 और 2 दोनों, और सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी तो नहीं हो सकती क्योंकि सहायक मेमोरी कौन सी होती है? आपकी एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? सहायक मेमोरी होती है। और बाह्य मेमोरी भी कौन सी होती है? आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो ये आंसर यहाँ से खारिज हो गया, 1 और 2, इसमें 2 आ गया, तो 2 तो वैसे ही एक्सटर्नल मेमोरी है, तो ये भी खारिज हो गया, ये भी खारिज हो गया। बच गया क्या? भीतरी इंटरनल मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होगा? मेन मेमोरी के अंदर इंटरनल मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? यहाँ पे आपको एक नाम दिया है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क आपकी जो होती है माइक्रो फ्लॉपी और मिनी फ्लॉपी। तो आपकी जो माइक्रो फ्लॉपी है
और मिनी फ्लॉपी, ये दोनों क्या है, फ्लॉपी जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है। दो प्रकार की फ्लॉपी पाई जाती है, माइक्रो फ्लॉपी और मिनी फ्लॉपी, जिसमें एक में तो 1.44 MB का डेटा और एक में 1.20 MB का डेटा स्टोर किया जाता है। तो दो प्रकार की फ्लॉपी पाई जाती हैं आपकी, माइक्रो फ्लॉपी और मिनी फ्लॉपी। और ये जो दोनों फ्लॉपी है ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, एक्सटर्नल मतलब अलग से लगाई जाने वाली, अलग से जोड़ी जाने वाली मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन मिलता है इंटरनल मेमोरी है, नहीं हो सकता क्यों, आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है हमेशा, एक्सटर्नल मेमोरी है। हाँ, ये राइट आंसर होगा इसका कि एक्सटर्नल मेमोरी है, क्योंकि अलग से जोड़ी जाती है, कंप्यूटर में पहले से उपस्थित नहीं होती है। वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल यानी वोलेटाइल में आपकी कौन सी आती है, वोलेटाइल मेमोरी में आपकी कौन सी आती है, रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी क्षणिक मेमोरी। और नेक्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बी राइट आंसर होगा इसका, इंटरनल भी नहीं हो सकता। मतलब फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है, तो एक्सटर्नल आपका बी आंसर है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है निम्न में से सत्य है, निम्न में से कौन सी बात सत्य है भाई, CD रोम ड्राइवर एक्सपेंशन स्लॉट है में लगाए जाते हैं, CD रोम ड्राइवर एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी रूप से उपस्थित होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी रूप से होते हैं, CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी, आपकी फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एक वर्ड दिया आपको फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में आपके कौन से आते हैं, माइक्रो कार्ड और पेन ड्राइव। तो आपको निम्न में से कौन सा सत्य है, ये भी सत्य है इसमें। और एक ऑप्शन दिया है रोम में प्रोग्राम स्थायी रूप से होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी रूप से होते हैं। भाई आपको पता है कंप्यूटर में स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम किस में होते हैं, स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम कहाँ होते हैं, रोम में होते हैं, तो ये भी इसका राइट आंसर है, ये भी राइट बात है इसकी। CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सत्य ने पूछ के असत्य पूछा है, क्या पूछा है, निम्न में असत्य है, CD रोम ड्राइवर एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। तो CD ड्राइवर जो है इनका एक स्लॉट आता है, पर्टिकुलर ड्राइव स्लॉट जिसे बोला जाता है, उस स्लॉट में लगाए जाते हैं। तो ये बात भी क्या है, यहाँ पे सत्य है कि CD ड्राइवर जो है एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, यस लगाए जाते हैं। फ्लैश मेमोरी में प्रोग्राम स्थायी रूप से रहते हैं क्योंकि फ्लैश मेमोरी आपकी कौन सी होती है, पेन ड्राइव और माइक्रो कार्ड कौन सा होता है आपका, SD कार्ड जिसे आप मेमोरी कार्ड कहते हो। मेमोरी कार्ड में कोई भी डेटा आपने सेव किया है तो वो क्या मिट जाता है, क्या नहीं मिटता जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते। तो राइट, ये बात भी राइट है, रोम में प्रोग्राम स्थायी रूप से रहते हैं, ये बात भी राइट है। लेकिन ये बात राइट नहीं है कि दोबारा लिखे जा सकते हैं CD रोम में। CD रोम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे राइट वंस रीड मैनी कहा जाता है। राइट वंस एक बार लिख दिया, बहुत बार पढ़ा जा सकता है। तो ये बात क्या हो गई, इसमें असत्य हो गई। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्न में से किसे कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, रोम को, पी रोम को, उपयुक्त सभी। रैंडम यानी यादृच्छिक रूप से, यानी कहीं से भी डेटा उठ सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी डेटा प्रोसेसिंग है, 1 नंबर डेटा इसमें है, 3 नंबर डेटा इसमें है, 4 नंबर इसमें है, 6 नंबर इसमें है। तो क्या होगा, अगर रैम को मान लीजिए 6 नंबर डेटा की आवश्यकता है, तो रैम ने क्या किया, 6 नंबर डेटा एक्सेस कर लिया। रैम को अब इस 6 नंबर को 1 नंबर में भेजने की आवश्यकता है तो 1 नंबर में भेज दिया, 3 से 6 में भेजने की आवश्यकता है, 3 से 6 में भेज दिया, 4 से 3 में भेज दिया। इस प्रकार से रैंडमली क्या हो गया, एक्सेस हो गया। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है कौन सी मेमोरी में होती है, केवल रैम में होती है। रैम किसमें होती है, केवल रैम नाम से स्पष्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, इसमें रैम इसका आंसर होगा, क्योंकि रोम में स्थायी रूप से रहते हैं, पी रोम में क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल। इसमें क्या है, एक बार लिख दिए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, उपयुक्त सभी। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो बात थी आपकी
ये आपकी मेन मेमोरी से, मुख्य मेमोरी से, रैम से और रोम से रिलेटेड थी कि किस प्रकार से इनमें डेटा स्टोर किया जाता है और क्या काम में लिया जाता है। तो आपको सीधी सी बस एक ही बात याद में रखनी है कि जो आपकी रैम है, रैम, इसके अंदर आपका अस्थायी डेटा रहता है। कंप्यूटर चालू है तब तक डेटा रहेगा और इसके बाद डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और जो रोम है, इसमें डेटा हमेशा कंपनी बनाते समय ही डाल देती है। कंपनी बनाते समय ही कंप्यूटर को चालू करने वाले प्रोग्राम इस मेमोरी में डाल देती है। तो ये क्या हो गया, आपका एक सामान्य मुख्य मेमोरी का कार्य हो गया कि रोम कैसे कार्य करता है, रैम कैसे कार्य करती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपकी मेमोरी से रिलेटेड, जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, और आगे की जो क्लास होगी वह हम कल डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।